स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही निर्दयी था। वह लोगों को बहुत ही सताता था। लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता राजा वो करता। अपने वहम और मन मर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि ये आदमी ठीक नहीं है, वो या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी का तो सारा परिवार ही कोलू में पिलवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी। एक दिन परमात्मा की इच्छा हुई। राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा ने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज में बोला, यहाँ पर है परंतु वहां पर नहीं। दूसरा हंस कहने लगा, वहां पर है परंतु यहां नहीं। तीसरा हंस बोला, यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहां भी है और वहां भी है। राजा उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। राजा बहुत ही परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने ये बातें कही और उड़ गए। राजा ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ है। वह वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का पता तो केवल पंडित जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। ये कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार से बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताएं कि इन बातों का क्या अर्थ है। सारा कुछ स्पष्ट से बताएं कि क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित को कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंता में पड़कर घर लौटकर आए। पंडित की पत्नी ने पूछा तो पंडित ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी ये सुनकर दुखी हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वो इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगे। समय बीता। 28 दिन यूं ही बीत गए परंतु पंडित को कोई सुराग ना मिला। थके हारे एक रात पंडित जी एक बुढ़िया के घर पर रुक गए। बुढ़िया अकेली थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास और परेशान सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर
बुढ़िया जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सच, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी। दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही एक वैश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वैश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी, क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वो सेठ भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। साधु बड़ी ही खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। अब पंडित, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु, ये सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। जब वे सभी दरबार में पहुंचे, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी उनके साथ वो बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब ये बूढ़ी माँ देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहाँ है परंतु वहां नहीं। बुढ़िया ने अपने साथ आई हुई उस वेश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज, इसका उत्तर ये वेश्या है। यह बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी ये अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका ये धन यहाँ पर तो है परंतु वहां नहीं है। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहां है परंतु यहाँ नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज, इसका उत्तर ये साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धान्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। धन के चक्कर में ये नहीं पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा, इसीलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे परलोक में मिलेगा। इसीलिए ये वहां पर है परंतु यहाँ पर नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज, इसका उत्तर ये सेठ है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इसके पास बहुत धन है परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता, बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है। इसीलिए ना यहाँ पर है और ना वहां पर। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा इसका अर्थ बताओ कि यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया। आपके इस प्रश्न का उत्तर ये सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है। ये बड़ा ही दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए ये यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर
राजा की आंखें खुल गई। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत ही धन दिया और साथ ही साथ पंडित जी की भी खूब तारीफ की। इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वह बहुत ही दयालु, दान पुण्य के कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था। अब वो दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई। सोनपुर नाम के गांव में हीरालाल नाम का एक आदमी रहता था। हीरालाल खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करता। हीरालाल के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। खेती बाड़ी से उसकी अच्छी फसल हो जाती और परिवार का गुजारा बड़ा ही अच्छा हो रहा था। परंतु एक साल ऐसा आया कि ओलावृष्टि होने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और वह धन के अभाव से जूझने लगा था। अगले साल खेती करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी, किंतु उसके पास कोई इंतजाम नहीं था। उसका पूरा परिवार इसी चिंता में मगन रहता था। एक दिन की बात है, हीरालाल का मन अपने घर में नहीं लग रहा था। वह इसी सोच विचार में डूबा था कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा। इसीलिए दोपहर के वक्त वह गांव से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ था। वह अपने सोच विचार में इतना मगन था कि तभी उसी गांव के एक सेठ उधर से गुजरे। वे थे सेठ पन्नालाल। सेठ पन्नालाल एक बड़े ही धनी व्यापारी थे। धनी होने के साथ साथ वह बहुत ही परोपकारी और दूसरों की सहायता करने वाले थे। पूरे गांव में उनकी छवि एक नेक और नरमदिल इंसान के रूप में थी। जब सेठ ने हीरालाल को उदास बैठा देखा तो पूछ लिया, क्यों भाई हीरालाल, कुछ परेशान मालूम होते हो, क्या बात है? सेठ की सहानुभूति भरी वाणी सुनकर हीरालाल की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोला, क्या बताऊं सेठ जी, पिछले साल फसल खराब हो गई थी। अब इस साल खेती करने के लिए पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगर खेत नहीं बोए तो मेरे परिवार के भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। बस इसी बात की चिंता में मैं बैठा हुआ हूँ कि खेती लायक पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ, किसके आगे हाथ फैलाऊं। ये सब बातें सुनकर सेठ को हीरालाल पर दया आ गई। सेठ जी ने पूछा, कितने पैसों से तुम्हारा काम चल जाएगा? हीरालाल बोला, बस 1000 रुपये मिल जाते तो मेरा काम हो जाता। सेठ ने जेब से 1000 रुपये निकाले और हीरालाल के हाथ में देते हुए बोले, ये लो 1000 रुपये और अपने खेत समय पर बो। 3-4 महीने में जब फसल आ जाएगी तब मेरा रुपया वापस कर देना। हीरालाल रुपए हाथ में लेते हुए हाथ जोड़कर बोला, आपकी बड़ी ही मेहरबानी सेठ जी, मैं फसल आते ही सबसे पहले आपके रुपए ब्याज सहित चुका दूंगा। आप कहें तो कल ही आपकी दुकान पर इन रुपयों की लिखा पढ़ी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सेठ सचमुच ही एक बड़ा ही दयावान और भला आदमी था। वो बोला, तुम कौन सा साल 2 साल के लिए रुपए ले रहे हो? 3-4 महीने में फसल आ जाएगी तब चुका ही दोगे। अब इसके लिए क्या लिखा पढ़ी करना? वैसे भी मैं अभी शहर जा रहा हूँ, 2 हफ्ते बाद लौटूंगा। लिखा पढ़ी करनी भी होगी तो अब मेरे लौटने के बाद ही हो पाएगी। इसीलिए तुम लिखा पढ़ी की चिंता मत करो और अपना काम चलाओ। इतना कहकर सेठ अपने रास्ते पर चला गया और हीरालाल रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला आया। पैसे मिलने पर हीरालाल ने खेती का सामान इकट्ठा किया, बीज बोए और खूब मेहनत से अपनी खेती का काम किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उस साल हीरालाल की फसल बहुत ही अच्छी हुई। उसके पास खूब पैसा आया, किंतु वह अपना कर्ज चुकाने के लिए सेठ के पास नहीं पहुंचा। उसकी नीयत में बेईमानी आ गई थी। सेठ भी काफी दिन तक उसके आने का इंतजार करते रहे, परंतु जब वह पैसे वापस करने नहीं आया तो आखिरकार सेठ एक दिन उसके घर अपने रुपए मांगने के लिए पहुंच गए।
सेठ ने कहा, क्यों भाई हीरालाल, कितने दिन हो चुके हैं परंतु तुम मेरा 1000 रुपया वापस देने के लिए नहीं आए। सेठ के रुपए मांगने पर हीरालाल बिगड़ गया और बोला, कैसी बातें करते हो सेठ जी, मैंने आपसे रुपए कब लिए? आप खामखा ही मेरे ऊपर कर्ज थोपने आ गए हो। सेठ ने कहा, हीरालाल, ऐसी बेईमानी की बातें मत करो, मुझसे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। परंतु हीरालाल ने उसकी एक न सुनी। सेठ समझ गया कि हीरालाल की नीयत में खोट आ गई है, वह सीधे सीधे रुपए ना देगा। इसीलिए सेठ न्याय के लिए गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने हीरालाल और सेठ दोनों को पंचायत में बुलाया। मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई, सेठ जी के रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? हीरालाल ढिठाई से बोला, कौन से रुपए? मैंने इनसे कोई कर्जा लिया ही नहीं। अगर इनके पास कोई गवाह है, सबूत है या कोई लिखा पढ़ी की है तो ये सबके सामने दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। सेठ बोले, गवाह, सबूत या लिखा पढ़ी इसीलिए नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें जहां पर रुपए दिए थे वहां मेरी दुकान नहीं बल्कि जंगल था। मैं रास्ते से शहर जा रहा था और ये बहुत ही दुखी बैठे हुए थे, इसीलिए मैंने दयावश इन्हें तुरंत रुपए दे दिए। इन्होंने फसल आने पर लौटाने का वादा किया था परंतु ये लौटाने नहीं आए। ये सुनकर हीरालाल बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोला, वाह, ये भी खूब रही, जंगल में भी कोई रुपए बांटता है क्या? जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाओ सेठ जी। गांव का मुखिया एक अक्लमंद आदमी था। वह सेठ को अच्छी तरह जानता था कि सेठ कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा गांव सेठ जी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि वह एक नेक दिल और ईमानदार इंसान है। इसीलिए मुखिया ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक युक्ति सोची। वह सेठ से बोला, सेठ जी, यदि आपको अपने रुपए वापस चाहिए तो कोई गवाह या सबूत तो लाना ही होगा। शांति से सोचकर बताइए कि जब आपने रुपए दिए थे तब वहां पर कोई था या नहीं? सेठ मायूस होकर बोला, मेरे और हीरालाल के अलावा वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। ये रास्ते के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मैंने वहीं इनको रुपए दिए थे। ये सुनकर मुखिया तुरंत बोला, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे? इसका मतलब तुम्हारे और हीरालाल के अलावा बरगद का पेड़ भी वहां पर मौजूद था। इस मामले में हम बरगद से गवाही ले सकते हैं। सेठ जी, आप फौरन जाइए और बरगद के पेड़ को यहाँ गवाही के लिए बुला कर लाइए। मुखिया की बात सुनकर सेठ का चेहरा उतर गया। भला बरगद गवाही देने के लिए कैसे आएगा? अन्य मौजूद लोग भी मुखिया की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वहीं हीरालाल का चेहरा खिल उठा। सेठ अब तक पशोपेश में पड़ा हुआ वहीं खड़ा था। उसे खड़े देखकर मुखिया ने कड़क कर कहा, सेठ जी, आप अभी तक गए नहीं, जल्दी से बरगद के पास जाइए और उससे कहिए कि मैंने उसे गवाही के लिए पंचायत में बुलाया है। सेठ बेचारा बुझे मन से बरगद के पेड़ को बुलाने के लिए जंगल की ओर चल दिया। हीरालाल मन ही मन में प्रसन्न हो रहा था कि अब तो सेठ को रुपए देने ही नहीं पड़ेंगे, फैसला उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि बरगद तो गवाही देने के लिए आने से रहा। सेठ जी को गए हुए जब काफी देर हो गई तो मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई हीरालाल, क्या लगता है सेठ उस बरगद के पेड़ तक अभी पहुंच गया होगा या नहीं? हीरालाल तुरंत बोला, अभी कहां से पहुंच गया होगा, यहां से उस पेड़ की 2 कोस से कम दूरी ना होगी। मुखिया ने अपनी बगल में रखा हुआ डंडा उठाया और 4 डंडे हीरालाल की पीठ पर जड़ते हुए बोला, तुझे ये तो याद है कि वो पेड़ 2 कोस की दूरी पर है, पर ये याद नहीं कि उस पेड़ के नीचे सेठ ने तुझे पैसे दिए थे। तेरा झूठ पकड़ा गया है। पहले तो तू मान ही नहीं रहा था कि सेठ ने तुझे पैसे दिए, फिर तुझे ये कैसे पता कि वो पेड़ यहाँ से 2 कोस की दूरी पर है? ये सुनते ही हीरालाल समझ गया कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई है। वह तुरंत ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सारी पंचायत
मुखिया की बुद्धिमानी पर चकित रह गई। उसने कितनी सफाई से हीरालाल से सच उगलवा लिया था। दूसरी तरफ हीरालाल शर्म से पानी पानी हुआ जा रहा था। उसने चुपचाप 1000 रुपए ब्याज सहित निकालकर पंचायत के सामने रख दिए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुखिया ने सेठ के रुपए उसके घर भिजवा दिए और हीरालाल को आगे से किसी के साथ बेईमानी ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस तरह से एक बुद्धिमान मुखिया ने ईमानदार सेठ को न्याय दिलवा दिया।